नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। बांग्लादेश में हिंदुओं के नाम पर बड़ा फरेब हो रहा है। बांग्लादेश में दिखाया कुछ और जा रहा है और हकीकत कुछ और ही है। ढाका में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मंदिर जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश के 470 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। दुनिया को दिखाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है, लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेश के सैकड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बांग्लादेश के गृह मंत्री हाथ जोड़कर यह कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं की हिफाजत करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की जान पर आफत आ रखी है। बांग्लादेश की जमात ब्रिगेड ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं को मार रही है और बांग्लादेश की सरकार फेल हो रही है। बांग्लादेश जिस सच को छिपा रहा है, दुनिया को नहीं बता रहा है, आज हम वो सच दुनिया के सामने रखेंगे। इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। 105 साल बाद एक और जलियांवाला बाग हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बांग्लादेशी हिंदुओं को जान बचाने के लिए कहां 20 से 30 फीट गहरे कुएं में कूदना पड़ा। कुएं में कूदने से ठीक पहले क्या हुआ था, कुएं में कूदने के ठीक बाद क्या हुआ था। बांग्लादेश में जमात की भीड़ से बचने के लिए हिंदुओं ने मौत का कुआं ही क्यों चुना। यह वही कुआं है जहां हिंदुओं को छलांग लगानी पड़ी। इसका सच जानकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अगर यह कुआं ना होता तो बांग्लादेश के मेहरपुर के इस्कॉन टेंपल में हिंदुओं की लाशों का अंबार लग जाता। हिंदुओं के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जमात के कट्टरपंथियों के धारदार हथियारों से अपने टुकड़े टुकड़े करवा लें, या फिर इस कुएं में कूदकर किसी तरह जान बचा लें। बांग्लादेशी हिंदुओं ने कुएं में कूदना सही समझा। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिटेल में सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कुएं के बाहर पड़ी ये रस्सी कैसे 20 से 30 फीट गहरे कुएं में छिपे हिंदुओं की लाइफलाइन बनी। कुएं से हिंदुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ, एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। कितने फीट का कुआं होगा ये? करीब 20-30 फीट तो होगा। खुद इधर छुप कर बैठा है। कितना गहरा जो कुआं है, कैसे इसमें कूदे? दुनिया जिसे बांग्लादेश का जलियांवाला बाग कह रही है, उसकी लोकेशन है बांग्लादेश के मेहरपुर का इस्कॉन टेंपल। वैसे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से मेहरपुर की दूरी 280 किलोमीटर है, लेकिन मेहरपुर तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है। और जब इंडिया टीवी की टीम मेहरपुर के इस्कॉन टेंपल पहुंची तो वहां कट्टरपंथी जमात के तांडव के बाद की ये तस्वीरें बता रही थीं कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने उस वक्त क्या क्या झेला होगा। मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कट्टरपंथियों के हमले की भेंट चढ़ चुका है। इसकी डिटेल आगे देंगे। पहले इस्कॉन टेंपल में बने उस कुएं की बात करते हैं जिसे बांग्लादेश का जलियांवाला बाग कहा जा रहा है। और तब उन हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए 20 से 30 फीट गहरे इस कुएं में छलांग लगानी पड़ी। हम इस वक्त बांग्लादेश के मेहरपुर इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित है। इस्कॉन मंदिर को पूरी तरह से जला दिया गया, उसके बाहर ही हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर एक कुआं है जहां कूदकर भी कुछ लोगों ने जान बचाई। मैं अपने कैमरा पर्सन फरमान से कहूंगा कि उस कुएं की तस्वीर दिखाए और देखें कि आप कितना गहरा एक कुआं है, किस तरह के हालात उस वक्त थे। जो मौके पर मौजूद पंडित थे इस मंदिर के, उन्हीं से बात करते हैं। वो इस पूरी जो भी घटना है उसको बताएंगे। आप बताएं पंडित जी कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या चीजें थी? 5 अगस्त में सरकार गिरने के बाद हमारा मंदिर पर अटैक हुआ था। उस समय हमारा मंदिर पर 16 आदमी जो महिला और शिशु भी थे उसके साथ, जो हम इधर से भागने में जो बहुत सारे भक्त बाहर कोशिश किया और जो बाहर नहीं भाग नहीं पाया वो कुएं पर कूद कर आत्मरक्षा के लिए कूद गया था। फिर हम लोग आया, जो इस आप देख रहे इस रस्सी से माध्यम से जो जगन्नाथ के रथ यात्रा की रस्सी है, ये रस्सा जो है फिर वो डाला गया और उनको निकाला गया।
इसके बाद हमको इनको रेस्क्यू किया, थोड़ा हमारा जो चोट आया हम मेडिकल कर। ये तो बहुत गहरा है, इसमें तो बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है कि इतना गहरा जो कुआं है, कैसे इसमें कूदे? एकमात्र यही रास्ता बचा था जान बचाने का। हाँ, क्योंकि सबसे हमारा भाग्य है कि इधर थोड़ा सा पानी है, इसलिए अंदर पानी था, इसलिए किसी का कुछ नहीं हुआ। जब पानी नहीं हुआ तो उनको भी चोट, वो बहुत गहरी चोट आता था। लेकिन कुएं में छलांग लगाने से लेकर हिंदुओं के रेस्क्यू किए जाने के बीच का घटनाक्रम भी दिल दहला देने वाला है। उसकी मिनट टू मिनट डिटेल चौंका देने वाली है। इस वक्त भी कुएं में दो चीजें साफ साफ दिख रही हैं, एक छाता और छाते के नीचे टिन की एक चादर। कट्टरपंथियों के हमले के वक्त कुएं में कूदने वाले हिंदू अपने साथ टीन की ये चादर लेकर कूदे थे ताकि कुएं में वो पानी के नीचे छिपे रहें और दंगाइयों को भनक तक न लगे। हिंदुओं ने कुएं के पानी में टीन की चादर अपने ऊपर ऐसी लगाई ताकि किसी दंगाई को उनकी आंख भी न दिखे। हिंदुओं के पास कुएं के पानी में टीन की चादर के नीचे सिर्फ इतनी जगह थी ताकि वो नाक से सांस ले सकें और जमातियों को लगे कि कुएं में कोई नहीं है। मंदिर के कुएं में छिपे हिंदुओं ने इस तरह अपनी जान बचाई और फिर कई घंटों तक रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। कुएं से हिंदुओं का रेस्क्यू इसी रस्सी की बदौलत हुआ। कैसे हुआ, अब ये सुनिए। ये अभी तो यहाँ पर फरमान आप दिखाएं कि ये छाता है, इसके नीचे एक लकड़ी का एक जो गत्ता टाइप वो लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे पानी है। तो उस वक्त जब ये घटना हुई तो गत्ता नहीं लगाया था आपने, पानी नीचे है। हाँ, और उनकी जान बच गई, क्योंकि वो ऐसा करके मैंने झाँप दिया था, इसमें छलांग ले दिया, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। पानी में पड़ने से उनके ज्यादा चोट नहीं आया, नहीं तो उधर कुछ न कुछ हो, बहुत गंभीर। कितनी देर के बाद उनको निकाला गया? लगभग हम तो आया था इधर आग लगाने से लगभग 4-5 घंटे के बाद आया हम लोग। 4-5 घंटे कुएं में रहे? हाँ, वो लोग कुछ बात नहीं कर रहे कि कौन आ रहे कौन जा रहे, कोई हमारा आदमी, कोई बाहर का आदमी, कोई कुछ समझ, इसलिए खुद इधर छुप कर बैठा है। फिर मैं आवाज दिया था, इसके बाद वो लोग। तो क्या दंगाइयों ने नहीं देख पाए थे? वो जो आप देख रहे हैं ना, जो ढकना से ऐसा ढका हुआ था जैसे। हाँ, उस समय के उसको नीचे में वो लोग आ गया था। वो नीचे कूदे, ऊपर से ये ढक गया नहीं, वो ढकना को लेकर कूदे जैसे उनको ढक जाए। छाता और ये लकड़ी का जो टीन का है। हाँ। अच्छा, इसको लगाकर इसके नीचे वो बैठ गए। हाँ। फिर आप लोग आए, आपने आवाज लगाई, उनको बाहर निकाला गया। जैसे मुक्ति युद्ध में 71 साल में हुआ था, ऐसा भी पुनराय इस तरह का हमारा मंदिर पे भी हुआ। देखिए किस तरह के हालात रहे होंगे, बड़े भयावह हालात है। और जो घटना बताई है पंडित जी ने वो वाकई बहुत ज्यादा डरावनी भी है कि हमला होता है और मंदिर को तो पूरी तरह जला ही दिया जाता है। 16 लोग थे उस वक्त, उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। उन्हें अंदाजा था इस बात का कि 500 से ज्यादा जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आई है, तो बचाने के लिए किसी न किसी तरह से उन्हें खुद ही अपनी कोशिश करनी होगी खुद बचने के लिए। तो इसीलिए वो इतने गहरे कुएं में यहाँ पर कूद गए, पानी में उनकी जान बची। और फरमान दिखाए कि रस्सा, इससे ही इन लोगों को बाद में निकाला गया कुएं से और तब जाकर इन लोगों की यहाँ पर जान बची। वरना जिस हिसाब से, जिस लिहाज से यहाँ पर भीड़ आई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अनहोनी जान की भी होती, माल की तो अनहोनी बहुत ज्यादा, और जो भी नुकसान है वो हो चुका है। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के 470 से ज्यादा मंदिरों की तबाही के बाद, 200 से ज्यादा लोगों के नरसंहार के बाद ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। हिंदुओं से नफरत करने वाले जमातियों ने 15 गायों को जिंदा आग के हवाले कर दिया। इस खबर को खुद बांग्लादेशी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मेहरपुर के इस्कॉन टेंपल में बिल्कुल वैसा ही हुआ। 500 कट्टरपंथियों की भीड़ ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। मेहरपुर के बाजार के बीचों बीच मौजूद है ये काली मंदिर। मेहरपुर में ही एक जो इस्कॉन मंदिर है उसको जलाया गया है और इसके साथ साथ कई और जगहों पर भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें देखिए कि जो सामान है वो पूरी तरह से जला दिया गया। धार्मिक जो किताबें हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर ये देखिए कि पूरी तरह से इनको
जला दिया गया, जली हुई किताबें हैं, भगवान की जो मूर्तियां है वो भी खंडित हुई। और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब यहाँ आग लगाई गई तो ये देखिए बिजली के जो बोर्ड है उनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इन तमाम चीजों को निशाना बनाया गया। बाइक देखिए कि पूरी तरह से ये जला दी गई और इसीलिए इस मंदिर की सुरक्षा रहे, इस सब की वजह से यहाँ जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने पीछे की तरफ से दरवाजा इसका एक खोला हुआ है ताकि जो फ्रंट है सड़क का वो यहाँ पर उधर से कोई ना आ सके और सामने का जो दरवाजा है वो बंद किया हुआ है। पूरा जो मंदिर है यहाँ पर मूर्तियां थी। हाँ, यहीं पर जो भगवान का सिंहासन थे पहले। अच्छा। यहीं से जो हमारा जो भगवान के विग्रह को लेकर उधर का जो गन पाउडर से उनको जलाने की कोशिश किया और भी सारे चीज है आप देख सकते सामने से। उधर ग्रेनेड भी वो कुछ विस्फोटक हमला किया। अच्छा, कुछ विस्फोट किया गया था यहाँ, उसकी वजह से जलाया गया। उसकी वजह से आप देखिए पूरा जला तो नहीं, जल भी गया, हमारा बिल्डिंग भी धंस गया। देखिए अभी बिल्डिंग का जो अभी जो हमारा छत भी गिर गया। सब जान बचाकर भागे। हम सब लोग जान बचाकर इधर से भाग गया। तो हमारा जो खतरा अभी बना है कि हमारा अभी जिंदगी का खतरा बना है, हम चुप कर रह रहे, इधर नहीं रह रहे। आप लोग आया इसलिए हम जो रिस्क लेकर आया क्योंकि सच सामने से आना चाहिए। खुद का हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस सच को पृथ्वीवासी को जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारा पर क्या अत्याचार हो रहा है। तस्वीरें देखिए कि ये भगवान श्री कृष्ण की जो क्योंकि धार्मिक किताबें हैं ये सब, और तस्वीरें आप देख रहे होंगे इस पे इस्कॉन भी लिखा हुआ है। सब जो पुस्तकें हैं वो अब जल गई है। ये जो पुस्तकें जली है ये देखिए संदूक है, ये संदूक है। इस संदूक में हमारा जो तालपत्र का किताब थे सारे देखिए तालपत्र का जो जितना किताब है अभी कुछ नहीं है, सब जला। ये सब धार्मिक किताब। हाँ, सब धार्मिक किताबें, वेद की गीता और भी जितना भी है सब कुछ जला गया, कुछ नहीं बचा। अब आपको ढाका से 120 किलोमीटर दूर कालू खाली लेकर चलते हैं। बीच चौराहे पर आप जिस शख्स का टूटा हुआ स्टैच्यू देख रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति का स्टैच्यू नहीं है। ये बांग्लादेश को जन्म देने वाले शेख मुजीबुर रहमान का स्टैच्यू है। आज हम पहुंचे हुए हैं कालू खाली, एक जगह है ढाका से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर, और ये जो जगह है देखिए शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ने की तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी। तो ये चौराहे पर यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति है देखिए किस तरह से, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, इस देश को के संस्थापक हम कह सकते हैं, और उनकी ये बेकदरी यहाँ पर की गई इस चौराहे पर। और ये पास में ही जो शेख हसीना के पार्टी के नेता उनका ये घर था या ऑफिस, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। कुछ लोग भी यहाँ पर उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, कितने लोग थे उस दिन यहाँ पर, कितनी भीड़ थी? हाँ, अच्छा भीड़ थी, बहुत आदमी थे यहाँ पर ही, बहुत आदमी थे। हाँ। तो उन्होंने ये मूर्ति तोड़ दी। हाँ। और ये घर किसका है सामने जिसको जलाया? चेयरमैन का है, मजनू चेयरमैन का है, मजनू चेयरमैन। वो शेख हसीना की पार्टी? हाँ, शेख हसीना का पार्टी। लीग आवामी लीग। हाँ। गुस्सा था लोगों में उनके खिलाफ। हाँ, यस। इन्होंने तो बांग्लादेश बनाया था मुजीबुर रहमान ने, उनकी भी मूर्ति तोड़ दी। हाँ, तोड़ दी, अब देखा नहीं। अब आपको हिंदुओं के नरसंहार करने वाले, मुजीबुर रहमान की निशानी मिटाने वाले उन कट्टरपंथियों की सच्चाई बताते हैं जो बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश का। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे आप 1971 के बदले के तौर पर देख सकते हैं। वो शक्तियां जिन्हें बांग्लादेश की आजादी के वक्त 1971 में हराया गया था, अब उन्हीं शक्तियों ने बांग्लादेश में घुसपैठ कर ली है और वो 1971 की लड़ाई से जुड़ी सारी यादें हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन का प्रो पाकिस्तानी संगठन जमात-ए-इस्लामी और मौजूदा सरकार वाली बीएनपी से सीधा कनेक्शन है और इस बार हिंदुओं के कत्लेआम के पीछे भी इसी हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। 1971 के युद्ध में मिली जीत के बाद पाकिस्तान के सरेंडर की सबसे बड़ी निशानी भी कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। यह 1971 की वही ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने
भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान परस्त बांग्लादेशी जमात के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की उस निशानी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ये जो इलाका है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर है और ये तस्वीरें बड़ी जानी पहचानी है, बहुत बार आपने देखी होगी। 1971 की जंग में भारतीय सेना की जीत के स्मारक है ये, और इसमें जो आपको नजर आ रहे हैं ये मुजीबनगर स्थित भारत और मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक है। लेकिन इसको आप देखिए कि किस तरह से जब बांग्लादेश में हिंसा हुई तो इसको तोड़ा गया। हाथ देखिए आप किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 1971 में जब भारत की मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी और एक मुल्क नया बना, उस वक्त ये तस्वीर ली गई थी। इसमें जो मेजर जनरल आमिर अब्दुल्ला है, जो बाईं तरफ आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अब्दुल्ला नियाजी, पूर्वी कमान के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिख रहे हैं। इस स्मारक में यही चीज दिखाई गई है। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर है, लेकिन इनको भी मूर्तियों को एक तरीके से खंडित कर दिया गया। अब देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। जो टेबल है ये, यहाँ पर भी इसको नुकसान पहुंचाया गया। इनके जो भी पुतले हैं इनको भी नुकसान पहुंचाया गया भीड़ द्वारा। और यहाँ सिर्फ ये ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी इस तरह से स्मारक है और ये कोशिश की गई है उस दौरान की तमाम जो भी यादें हैं उनको संजो कर रखने की। और ये देखिए कि ये पूरी जो ये मूर्ति थी इसको तो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। नवाब सिंह यादव का बचना अब नामुमकिन है। नाबालिग पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है, जिसे अब पलटा नहीं जा सकता। नाबालिग लड़की ने मजिस्ट्रेट को यह बता दिया है कि नवाब यादव ने उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। नवाब जेल में है और अब लंबे समय तक जेल में ही रहेगा। जेल से बाहर करोड़ों के उसके साम्राज्य का भी हिसाब शुरू हो चुका है। डिग्री कॉलेज, होटल, बेनामी संपत्ति, नवाब का बंगला, सब कुछ अब रडार पर आ गया है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यह है कि नवाब और अखिलेश यादव की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने नवाब से पीछा छुड़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। कौन है नवाब, जिसे अखिलेश और डिंपल ने कन्नौज का इंचार्ज बनाया? नवाब की पूरी कुंडली देखिए इस रिपोर्ट में। नवाब सिंह यादव की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगता है। उस झंडे पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगती है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के ठीक बाहर नवाब सिंह यादव का पोस्टर लगता है। उस पोस्टर में भी अखिलेश यादव की तस्वीर लगती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कन्नौज में रैली करते हैं तो नवाब सिंह यादव उस जॉइंट रैली के मंच पर होता है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, इसी लोकसभा चुनाव की बात है। तारीख नोट कर लीजिए, 10 मई 2024। नवाब सिंह यादव की मां के निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का शोक संदेश आता है। तारीख है 25 जुलाई 2024, यानी बस 18 दिन पहले। अखिलेश यादव के शोक संदेश को समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया जाता है। ये पोस्ट समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के हवाले से की जाती है। नवाब सिंह यादव की अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ तस्वीरें हैं। डिंपल यादव ने नवाब सिंह यादव को अपना प्रतिनिधि बनाया था। नवाब सिंह यादव की अखिलेश यादव के साथ भी कई तस्वीरें हैं। इनमें नई तस्वीरें भी हैं और पुरानी भी। कन्नौज में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया नवाब सिंह यादव क्या समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है? सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नवाब सिंह यादव हमेशा समाजवादी पार्टी में ही रहा। समाजवादी पार्टी छोड़कर नवाब सिंह यादव ने कोई और पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं की। अखिलेश और डिंपल यादव को छोड़कर नवाब सिंह यादव ने किसी और को नेता माना ही नहीं। समाजवादी पार्टी को छोड़कर नवाब सिंह यादव ने किसी और पार्टी का झंडा लगाया ही नहीं।
नवाब सिंह यादव पर पॉक्सो भी लगेगा। नवाब सिंह यादव पर रेप का मुकदमा भी चलेगा। आने वाले दिनों में नवाब सिंह यादव की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। नवाब सिंह यादव ने जिस कॉलेज में रेप का प्रयास किया उसकी खाता बही कुंडली भी निकाली जा रही है। कन्नौज का चौधरी चंदन सिंह कॉलेज, नवाब सिंह यादव इसका चेयरमैन है। इसके शिलापट पर भी अखिलेश यादव का नाम लिखा है। अखिलेश यादव ने ही 18 जुलाई 2007 को इसका शिलान्यास किया था। उस नवाब सिंह यादव के बारे में समाजवादी पार्टी कहती है कि वो हमारा आदमी नहीं है। कन्नौज के जिला सपा अध्यक्ष कलीम खान ने पार्टी के लेटर हेड पर लिखकर बताया कि नवाब सिंह यादव ना तो समाजवादी पार्टी का प्राइमरी मेंबर है और ना ही एक्टिव मेंबर। कल तक समाजवादी पार्टी का कुछ और बयान था। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह कल तक नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का पुराना नेता बता रही थी। इतना ही नहीं, जूही सिंह इस केस में पीड़ित लड़की का ही नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रही थी। मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। पीड़ित का नार्को टेस्ट, जरा सोच कर देखिए, समाजवादी पार्टी 15 साल की पीड़ित लड़की का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। क्यों भला? अगर नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता ही नहीं है तो उससे इतनी हमदर्दी क्यों? समाजवादी पार्टी को तो जोर जोर से आवाज उठाकर सजा की मांग करनी चाहिए थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नवाब सिंह यादव पर मुकदमा चलाने की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी उल्टी चाल चल रही है। बीजेपी इसी पॉइंट पर अखिलेश यादव की गलती पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। नवाब सिंह यादव इतनी बार अखिलेश यादव के साथ कैमरे पर हैं कि अखिलेश उनसे पीछा छोड़ा ही नहीं सकते। कभी फूल देते हुए, कभी गुलदस्ता पकड़ाते हुए, कभी मंच साझा करते हुए। नवाब सिंह यादव राहुल गांधी के साथ भी दिखता है। आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह के साथ भी दिखता है। हर तस्वीर में कॉमन फैक्टर है अखिलेश यादव। नवाब सिंह यादव उस शहर का नेता है जहां के सांसद खुद अखिलेश यादव हैं। इस सीट से डिंपल यादव भी एमपी रह चुकी हैं। इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज के बारे में अखिलेश यादव कहते हैं कि यहां से उनका दिल का रिश्ता है। उसी कन्नौज वाले नवाब सिंह यादव का सच क्या है? नवाब सिंह की पूरी कुंडली आपको सिलसिलेवार बताते हैं। नवाब सिंह यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 1 धारा और पॉक्सो एक्ट की 2 धाराओं में एफआईआर लिखी गई है। कन्नौज कांड के बाद पुलिस ने नवाब की हिस्ट्री शीट खंगाली और उसके खिलाफ 15 मुकदमों की लिस्ट जारी की। नवाब सिंह यादव के खिलाफ बलवा करने, लूटमार करने, मारपीट करने, धोखाधड़ी करने, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हैं।
अभी इसमें जो विधिपूर्ण है, जो मेडिकल की कार्रवाई है और न्यायालय के सामने जो बयान कराया जाना है वो सब पुलिस करा रही है, और जो साक्ष्यों के आधार पे जिसकी भी बयान लेने की आवश्यकता होगी पुलिस उसे पूर्ण कराएगी। सर, नवाब सिंह के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या इससे पहले भी कई सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं? किस किस तरीके के मुकदमे दर्ज हैं, कब कब के हैं? इनके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे हैं, आपराधिक इतिहास है जिसमें लड़ाई झगड़े और अन्य प्रकार के गुंडा एक्ट के भी मुकदमे हैं, तो इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह यादव के पावर और पैसे का बैकबोन है ये कॉलेज, चौधरी चंदन सिंह कॉलेज। इस डिग्री कॉलेज में बीए बीएससी की पढ़ाई होती है। नवाब सिंह यादव यहां की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है। इस कॉलेज का उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने ही किया था। नवाब सिंह यादव पर रेप केस का चार्ज भी यहीं पर लगा। कॉलेज के मैनेजमेंट ऑफिस के साथ लगे कमरे में नवाब सिंह यादव ने 15 साल की लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की। एफआईआर में लिखा है कि नवाब सिंह यादव ने लड़की का टॉप हटा दिया और सीने पर हाथ से मारा। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह पर एक नाबालिग लड़की ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया है, और यह आरोप इसी प्रेमिसेस जहां पर इस वक्त मौजूद हैं नवाब सिंह का ये डिग्री कॉलेज है, चौधरी चंदन सिंह कॉलेज में यहां पर आरोप लगाया है कि नाबालिग जो लड़की है वो अपनी बुआ के साथ रात को करीब 11 बजे के आसपास नौकरी की बात करने के लिए नवाब सिंह के इस कॉलेज में आई थी। और पीछे की तरफ आप ये जो प्रेमिसेस देख रहे हैं जिसमें फिलहाल पुलिस ने ताला लगाया हुआ है, यहां पर अभी भी आप देखेंगे तो नवाब सिंह की गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, अखिलेश यादव की तस्वीर है, ये नवाब सिंह की गाड़ी है। और इसी प्राइमिसिस के अंदर ये आरोप है कि रात 11 बजे के आसपास जो नाबालिग लड़की है वो अपनी बुआ के साथ यहां पर मौजूद थी, और जब उसकी बुआ वॉशरूम गई वहां से आने के बाद पीसीआर कॉल जो है वो की गई, जो कि नाबालिग लड़की है उसने पीसीआर कॉल की 112 नंबर पर और बताया कि उसके साथ नवाब सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने रेप की कोशिश की है। नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के संपर्क में तभी आ गया था जब अखिलेश यादव कन्नौज से पहला चुनाव लड़ रहे थे। साल 2000 में अखिलेश यादव ने कन्नौज से पहला चुनाव लड़ा था। उस दौरान नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष था। 2006 में नवाब सिंह यादव कन्नौज सदर के तिरवा में ब्लॉक प्रमुख बना। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए ही नवाब सिंह यादव ने यह कॉलेज बनवाया था जिसका उद्घाटन करने अखिलेश यादव आए थे। नवाब सिंह यादव कन्नौज का दबंग नेता है, उसके ऊपर अखिलेश का हाथ है। किसी भी पुलिस थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता था। 2007 में ही यूपी में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो नवाब के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन हर समय उसे अखिलेश यादव का समर्थन हासिल रहा। 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो कन्नौज में नवाब सिंह यादव की चांदी हो गई। अखिलेश ने 2012 में ही कन्नौज सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़वाया। डिंपल यादव के खिलाफ किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। डिंपल यादव पहली बार निर्विरोध निर्वाचित होकर संसद पहुंची थीं। 2012 में उस चुनाव में नवाब सिंह यादव ने डिंपल यादव के लिए खूब प्रचार किया था। डिंपल ने बाद में नवाब सिंह यादव को अपना सांसद प्रतिनिधि बना दिया। अखिलेश राज में नवाब सिंह यादव कन्नौज में मिनी सीएम कहलाता रहा। नवाब सिंह यादव के पास स्थानीय अधिकारियों का दरबार लगता था। 2017 में नवाब सिंह यादव ने अखिलेश यादव से तिरवा विधानसभा सीट का टिकट मांगा। अखिलेश ने टिकट नहीं दिया तो वो नाराज हो गया। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो बीजेपी के सुब्रत पाठक के पास चला गया। सुब्रत पाठक के साथ नवाब सिंह यादव की कुछ तस्वीरें भी हैं। 2019 में डिंपल यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ी और हार गए। इसका ठीकरा नवाब सिंह यादव पर फूटा। उस पर भितरघात के आरोप लगे और अखिलेश यादव ने नवाब से दूरी बना ली। लेकिन 2024 में ये दूरी मिट गई। अखिलेश यादव ने फिर से कन्नौज से पर्चा भरा तो नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखने लगा। उसने अखिलेश के लिए प्रचार किया और अखिलेश यहां से जीतकर संसद पहुंच गए।
भारतीय जनता पार्टी की पुलिस सिस्टम, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपनी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठा आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी के नेता और ये वो। अरे वो नेता समाजवादी पार्टी में 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों से उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन सरकार ये बताए कि आपकी सरकार में लगातार बच्चियों पर अन्याय क्यों हो रहा है, इस पे जवाब सरकार को देना है। सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती, ये बोल के कि उसका नेता इसका नेता करके नहीं बच सकती। आपकी खाकी का रौब खत्म हुआ है, पुलिस का रौब खत्म हुआ है। नवाब सिंह यादव की कमाई का एक और बड़ा सोर्स है ये आलीशान होटल। कन्नौज में 3.5 बीघा जमीन पर बना है होटल चंदन। होटल की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसके ऊपर 11 कमरों का होटल और रेस्टोरेंट बना है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज का साम्राज्य नवाब सिंह का है, उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज में ही मेन हाईवे पर, मेन रोड पर होटल चंदन, ये नवाब सिंह का होटल है। और कितना आलीशान होटल है ये आपको तस्वीरों में देख के समझ आ जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले कई साल से ये होटल जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये जो एरिया है, ये एरिया अगर आप देखेंगे तो एरिया काफी बड़ा एरिया है, काफी गज के अंदर ये एरिया फैला हुआ है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 एकड़ जगह में ये होटल चंदन जो है वो नवाब सिंह जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने बनवाया था। यहां अगर जमीन के रेट के आसपास की बात करें तो यहां की जमीन ही तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास की है। और ये होटल जो है ये 3 मंजिला करीब ये होटल है। नवाब सिंह यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उसने नोएडा के एक 5 स्टार होटल में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कॉलेज, होटल और अन्य संपत्तियों को मिला दें तो ये करीब 300 करोड़ रुपए का मालिक है। योगी की सरकार ने सबका हिसाब करना शुरू कर दिया है। क्या वैध है, क्या अवैध है, सारी फाइलें खंगाली जा रही हैं। हम लोगों ने पहले दिन ही 2017 में यहाँ पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। कन्नौज कांड की पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट करा दिया गया है। पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी दिया है। पीड़ित लड़की के माँ बाप नोएडा में रहते हैं। उनकी बेटी गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती है। मामला टीवी पर आया तो लड़की के माँ बाप ने नए सिरे से कंप्लेंट दर्ज करवाई। नवाब सिंह यादव के साथ दिखी लड़की की बुआ भी अब शक के दायरे में आ गई है। कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए भीड़ जुटाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी उठाने वाले नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी इस केस से आसानी से नहीं निकल पाएगी। पहले अयोध्या का मोईद खान, अब कन्नौज का नवाब सिंह यादव। 2 हफ्ते के अंदर 2 रेप केस ने समाजवादी पार्टी का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया है। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। अयोध्या में भी एक मुसलमान ने कुकृत्य किया हमारी बेटियों के साथ। अब कन्नौज में भी डिम्पल यादव की पहले वो प्रतिनिधि था, ऐसा लोग बताते हैं। ये भी उसी समाज से आता है। इसका मतलब सीधा हो गया कि अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी अब एक तरह से बलात्कारी और अपराधी संरक्षित पार्टी हो गई। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के हाथ बहुत बड़ा मौका लगा है। समाजवादी पार्टी ने इसे जल्द नहीं सुलझाया तो वो फिर से इमेज क्राइसिस में फंस जाएगी, जिसका नुकसान लंबा होगा।